प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े भाई साहब भाग 3। भाग 2 में आपने देखा, पढ़ा, समझा कि बड़े भाई साहब फ़ेल हो गए थे। जो उनके सालाना इम्तहान हुए फ़ेल हो गए थे और जिसका लेखक ने जो अपने मन में धारणा बना ली थी वो ये थी कि वो काफ़ी मज़े करने लगा। अब उसे भाई साहब का वो डर नहीं रहा था जो उसे होना चाहिए था। लेकिन भाई साहब के बहुत समझाने के बाद वो फिर से उसी कंडीशन में आ गया था, उसी स्थिति में आ गया था कि अब उसे भाई साहब का डर तो था, लेकिन जितना पहले था उतना नहीं था। आगे चलते हैं। भाग 3, भाग 1 और 2 आप अच्छे से समझ गए होंगे। भाग 3 जो इस पाठ का अंतिम भाग है। फिर सालाना इम्तहान हुआ और एक ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। लेखक क्या कह रहे हैं कि सालाना इम्तहान फिर से हुए, सालाना परीक्षा फिर से हुई और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मुझे खुद हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। भाई साहब ने बहुत कठिन परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर। जब रात के 10 बजे इधर से उधर घूमते रहते थे और सुबह 4 बजे सुबह ही सुबह इधर से उधर घूमते रहते थे। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि मतलब किस्मत की बात कौन टाले। देखिएगा कि जो भाई साहब थे उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, अपनी पुस्तकों का एक एक शब्द रट लिया था। रात के 10 बजे तक यहाँ, सुबह 4 बजे तक वहाँ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले तक लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। चेहरे में कोई चमक बाकी उनके नहीं रह गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए। ठीक है। लेखक को इन पर दया आती थी। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। ठीक है। और लेखक को इस बात का अफसोस हो रहा था कि इससे तो मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को शायद इतना दुख नहीं होता। और वो क्या कह रहा है कि लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि मतलब किस्मत, किस्मत की बात को कौन टाल सकता है। आगे देखेंगे। मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का और अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। इस पैराग्राफ का मैं आपको समझाऊंगा कि लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। पिछले अध्याय में, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि
जब 2 का अंतर था, अब फिर फेल हो गए तो अब 1 का अंतर रह गया। उसके मन में एक बुरा विचार आया, किसके? लेखक के मन में एक बुरा विचार आया कि अगर भाई साहब एक और बार इसी कक्षा में फेल हो जाएं तो वह और भाई साहब एक ही कक्षा में होंगे, तब तो वो उसे किसी भी आधार पर नहीं डांट सकते, कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई बात बताएंगे नहीं, कोई उदाहरण ही नहीं देंगे जैसे उन्होंने दिए थे कि मैथ ऐसी होती है, साइंस ऐसी होती है, ठीक है, और ना ही उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल दिया। उसने इस विचार को निकाल दिया है क्योंकि लेखक को भी यह पता था कि भाई साहब उसे उसकी ही भलाई के लिए डांटते हैं। उस समय उसे ज़रूर बुरा लगता, लेकिन वह जानता है कि यह उनके ही उपदेशों और डांट का नतीजा है कि वह फटाफट पास हो रहा है, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। जो वो फर्स्ट आ रहा था वो उसका भी श्रेय, उसका भी क्रेडिट किसको दे रहा था? अपने भाई साहब को, क्योंकि वो डांटते रहते थे। अगर वो नहीं डांटते तो वो पूरे दिन खेलता और वो फेल हो जाता। नेक्स्ट पैरा। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप कि भाई साहब खुद नरम पड़ गए थे और उन्हें भी लगने लगा कि इसको नहीं डांटना चाहिए, और वो डांटते भी थे तो कभी कभार बहुत कम डांटते थे, नज़रअंदाज करने लगे। शायद वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। ठीक है, उनकी जो सहने की क्षमता थी उसका मैं लाभ उठाने लगा, कुछ ज़्यादा ही लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। उसे अब यह धारणा, उसके मन में विचार आने लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, ये मेरी जो तकदीर है, मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत में ही लिखा है, तो मैं ज़रूर हो जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। उसने वो सब भी पढ़ना बंद कर दिया जो भाई साहब के डर से वो पढ़ता था। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था। देखिए, कनकोए एक नया शब्द है आपके लिए। कनकोए का अर्थ होता है बेटा पतंग। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। पूरे दिन जब भी उसे समय मिलता वो पतंग को ही लेके शुरू हो जाते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। भाई साहब का अदब मतलब भाई साहब की मैं फिर भी इज्जत करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। नज़र बचाकर क्या उड़ाता था? पतंग उड़ाता था। ठीक है। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदेश नहीं होने देना चाहता था, उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। वो क्या कह रहे हैं कि मांझा देना, कन्ने बांधना। देखिए, मांझा क्या होता है? जो उसका धागा होता है पतंग उड़ाने का, पैना वाला, जिससे काटा जाता है। जब पेच लड़ाए जाते हैं, एक दूसरे पतंग को लड़ाया जाता है, तो उसे बोलते हैं मांझा। ठीक है। कन्ने बांधना, कन्ने होते हैं पतंग में जो हम धागा बांधते हैं आगे पीछे उसकी डंडी के साथ और उसे उड़ाते हैं, उसे बोलते हैं कन्ने बांधना। पतंग टूर्नामेंट, जहाँ पतंग उड़ाने का, जैसे आप टूर्नामेंट जानते ही हैं, तो पतंग के भी टूर्नामेंट होते हैं, उसकी तैयारी, ये सब काम भाई साहब से वह छुप कर करते थे। वह भाई साहब को ये नहीं लगना देना चाहते थे क्या कि उनका सम्मान और इज्जत लेखक की नज़रों में कम हो गई है। वो इस तरह उनको बिल्कुल भी हताश नहीं करना चाहते थे, उनको बिल्कुल भी शो, ठीक है, उनको दर्शाना ऐसा नहीं चाहते थे। एक दिन संध्या के समय, शाम के समय, हॉस्टल से दूर में एक कनकोआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बेतहाशा मतलब जिसे किसी की खबर ना हो, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। एक कनकोआ मतलब पतंग कटी और वो उसी को लूटने के लिए भाग रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं, क्योंकि पतंग ऊपर से लहरा कर नीचे कटती हुई आ रही थी, तो आंखें किधर थीं? आसमान की ओर थीं। और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। और मन उस आकाश में उड़ने वाली पतंग की ओर था जो धीरे धीरे
झूमता हुआ अपने अंत की ओर आ रहा था। ठीक है, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि वो इस तरह लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर साफ मन से नए शरीर को धारण करने जा रही हो। ये वाली कंडीशन उस तुलना की गई है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़े आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रॉम, ना गाड़ियाँ। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि बालकों की जो पूरी सेना थी, झाड़दार बांस ले रखे थे हाथ में, बांस के डंडे लिए स्वागत करने को दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी बच्चे पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हों, जहाँ सब कुछ सीधा है, कोई मोटर कारें नहीं हैं, कोई ट्राम नहीं है और ना ही कोई गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा लेखक ने कि उन्हें अब ऐसा लग रहा था, वो डंडे लेके जो और भी बच्चे थे वो पतंग लूटने के लिए, लेखक तो भाग ही रहे थे, वो बच्चे भी थे, उनके हाथ में बांस लग रहे थे, झाड़दार बांस थे, वो सब भागे जा रहे थे कि पतंग को लूटना है। और वो उन्हें कुछ भी होश नहीं है, कोई गाड़ी आओ, मोटर कार, ठीक है, कुछ भी आओ, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो तो आसमान में है, ना गाड़ी आएगी ना कोई आएगा और वो उड़ रहे हैं। इस स्थिति को लेखक ने बताया है। आगे देखेंगे, देखिए थोड़ा सा ये मेरा स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, देख लीजिएगा, इसकी कुछ पंक्तियाँ हो चुकी हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा भाई साहब से क्या हो गई? मुठभेड़, मतलब आमना सामना हो गया। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, जो शायद बाजार से लौट रहे थे, और क्या हुआ, भाई साहब मेरे आमने सामने हैं, मतलब मैं भाई साहब के आमने सामने। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोले कि क्रोध के साथ वे क्या कह रहे हैं? उग्र का मतलब क्रोध के साथ, क्रोध के भाव से वे बोले हैं, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अब नीचा जमात में नहीं हो। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं रहे, अब तुम बड़ी कक्षा में आ गए हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, बल्कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो और मुझसे केवल एक कक्षा पीछे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं वो आगे कि एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। ठीक है, तहसीलदार की नौकरी करने लग जाते थे 8वीं क्लास को पास करके। वो बता रहे हैं, मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। देखिए यहाँ जनता लिख गया है, थोड़ा सा शब्द मेरे टाइप करने में हो सकता है गलती हो गई हो, तो बेटा उसे ध्यान से देखना। आगे क्या कह रहे हैं वो, मैं कितने ही मिडिलचियों, मिडिलचियों का मतलब होता है 10वीं पास, ठीक है, मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन यह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं लेखक? पतंग के पीछे भागने की बेवकूफ़ी बता रहे हैं कि एक समय था जब लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार लग जाते थे। बड़े भाई साहब कितने ही 10वीं पास लोगों को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़े दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं।
ना जाने कितने 8वीं कक्षा पास वाले हमारे नेता या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग उनके मात हती का मतलब होता है बेटा कहे अनुसार, उनके कहे अनुसार काम करते हैं और लेखक उसी 8वीं कक्षा में आकर भी इन निकम्मे बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहा है। वो उसे समझा रहे हैं। भाई साहब को लेखक की कम अक्ल पर दुख होता है। उन्हें बहुत दुख हो रहा है उस लेखक की इस अक्ल पर। लेखक में प्रतिभा थी, पर जो देखिए जहीन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आया है यहाँ जहीन। जहीन का मतलब होता है प्रतिभावान, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम जहीन हो, मतलब क्या कह रहे हैं लेखक कि तुम प्रतिभावान हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह जेहन पर जो प्रतिभा, वह प्रतिभा किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। मतलब वह प्रतिभा किस काम की है जो लाज शर्म ना सिखाए, वो सब व्यर्थ है। नेक्स्ट पैरा, तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। वो क्या कह रहे हैं बड़े भाई साहब, लेखक से क्या कहते हैं कि लेखक को लगता होगा कि वह भाई साहब से सिर्फ एक ही कक्षा पीछे रह गया है और अब उन्हें लेखक को डांटने या कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये सोचना लेखक की गलती है। वो बता रहे हैं यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है कि निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। वो क्या कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं, वह ये कह रहे हैं मैं तेरे से 5 साल, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, और चाहे तुम कल मेरी ही कक्षा में क्यों ना आ जाओ, मेरी जिस कक्षा में मैं हूँ उसी में क्यों ना आ जाओ, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन जो अंतर तुम्हारी और मेरी उम्र में है, लेखक से कह रहे हैं बड़े भाई साहब कि जो अंतर तुम्हारी और मेरी उम्र में है, उस अंतर को क्या करना है, माफ़ी चाहूँगा लाइन भूल गया, 1 मिनट। लेखक की और बड़े भाई साहब की उम्र में है, उस अंतर को लेखक क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। वो क्या कह रहे हैं उनसे कि इस अंतर को तो हम दोनों के बीच में जो 5 साल का अंतर है, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि अंतर तो ये रहेगा ही। और आगे क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा मतलब अनुभव, मुझे जो दुनिया का तजुर्बा है, ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और ये सत्यता है बेटा कि उम्र के साथ साथ तजुर्बा, अनुभव भी बढ़ता जाता है, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। उन्होंने क्या कहा, लेखक चाहे एमए हो जाए या डीफिल हो जाए या डीलिट हो जाए, बड़े भाई साहब का तजुर्बा हमेशा लेखक से अधिक ही रहेगा। उन्होंने बताया कि मेरा जो तजुर्बा है वो हमेशा तुमसे ज़्यादा रहेगा, चाहे तुम कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, एमए कर लो, डीफिल कर लो, डीलिट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहें साड़ी लिख गया, ये सारी है, माफ़ी चाहूँगा। हम दोनों चाहें सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधरने का अधिकार हमेशा रहेगा। हमें समझने और सुधरने लग गया है, हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। ठीक है। अमेरिका में
किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं। यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। पैराग्राफ में क्या समझा रहे हैं, वे किताबी ज्ञान से ज़्यादा तजुर्बे को महत्व दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती बल्कि दुनिया देखने से आती है। लेखक की और बड़े भाई साहब की अम्मा ने कोई कक्षा नहीं पढ़ी, और दादा भी शायद 5वीं या 6वीं तक ही उनके पढ़े होंगे, लेकिन वे दोनों चाहें दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें। भाई साहब कह रहे हैं कि हम दोनों चाहें कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, परंतु हम दोनों अम्मा और दादा को जो अधिकार उन्हें सुधारने और समझाने का है, यह हमेशा ही रहेगा। ठीक है, हम कितना ज्ञान कर लें, उन्हें समझाना का जो अधिकार मिला हुआ है, सुधारने का जो अधिकार है, वो तो मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है हर चीज़ का, इसलिए वो समझाते हैं हमें। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें लेखक और बड़े भाई साहब को जन्म दिया है, वो यही कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि उन्होंने हम दोनों को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरे और आपके दोनों से ज़्यादा दुनिया, मुझसे और आपसे ज़्यादा दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं। उन्हें चाहे ये सब बातें ना पता हो, लेकिन ज्ञान उन्हें हमसे फिर भी ज़्यादा है। उन्हें बहुत ऐसी हजारों बातें पता हैं जो हमें भी नहीं पता। ठीक है, देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं। क्या कह रहे हैं कि भगवान ना करे मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाना मतलब तुम परेशान हो जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तुम्हारे दिमाग में बस क्या आएगा कि दादा को खत लिख दिया जाए, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हुए। बदहवास मतलब बौखलाना, कि अगर तुम्हारी जगह दादा होते तो वो ना तो किसी को पत्र देते, ना घबराते और ना ही बौखलाते। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करते, मतलब मर्ज मतलब बीमारी। पहले खुद बीमारी को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, वो समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि बीमारी तो बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। महीने भर का जो खर्च है वो महीने भर कैसे चलेगा, हमें तो अभी ये भी मालूम नहीं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। वो क्या समझा रहे हैं कि दादा हमें कुछ भी भेजें, हम क्या करते हैं उसे 20-22 दिनों में ही खर्च कर देते हैं, जबकि उसे हमें कितना चलाना था, महीने भर। और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। पैसे पैसे को मोहताज हो जाना मतलब दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं हम लोग। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है, और कुटुंब मतलब परिवार, और परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। तो क्या समझा रहे हैं कि सुबह का नाश्ता हमारा क्या बंद है, क्योंकि जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो नाश्ता भी बंद हो जाता है। धोबी और नाई से छुपना हमें पड़ता है। लेकिन आप और मैं जितना आज खर्च कर रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जितना आज आप और मैं खर्च कर रहे हैं उतने में तो दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और अच्छे कामों को करते हुए जिया है और परिवार का पालन किया है, जिसमें 9 व्यक्ति हुआ करते थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो। पैराग्राफ देखेंगे क्या है, अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो। एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। वो क्या कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं लेखक को कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, उन्होंने एमए की हुई है, वो भी ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर
दिल से निकाल डालो, गरूर का मतलब घमंड निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा, बेरहा मतलब रास्ते से भटकना, मेरे देखते तुम रास्ते से भटक कर कहीं चलने लायक नहीं रहोगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, कह रहे हैं वो चांटे को दिखा रहे हैं, अपना हाथ दिखा रहे हैं, थप्पड़ दिखाकर क्या कह रहे हैं, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। बड़े भाई साहब, मैं समझाऊंगा आपको इस पैराग्राफ को, समझेंगे आप। बड़े भाई साहब लेखक को उदाहरण देते हुए क्या बता रहे हैं कि अपने जो हेड मास्टर साहब ही को देख लो। जो हमारे हेड मास्टर साहब है, जो हमें पढ़ाते हैं, उन्होंने एमए की है, वो भी ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड आप जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ प्रति महीने 1,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है। वो कह रहे हैं तुम्हें पता है उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री तजुर्बे के आगे बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, 1,000 रुपये मिलते थे, उसके बाद भी उनके घर का खर्च नहीं चलता था और हमेशा कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने घर का खर्च अपने हाथ में ले लिया, मानो लक्ष्मी आ गई उनके घर में। तो बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड तो अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हो, और भाई साहब को लेखक को डांटने और समझने का कोई अधिकार नहीं रहा। इसे अपने मन से निकाल दो तुम। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि तुम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते जब तक मैं हूँ। और क्या कह रहे हैं कि अगर लेखक फिर भी नहीं माने, अगर तुम फिर भी नहीं माने, तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं वो लेखक से कि उसको उनकी बात शायद अच्छी नहीं लग रही होगी जो वो कह रहे हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, मैं उनकी इस योजना से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और छोटे होने का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। समझ गए आप क्या कह रहे हैं लेखक। जो लेखक की ये योजना, लेखक को भाई साहब के समझाने की जो ये योजना थी, उसके सुनकर क्या हुआ, लेखक का सिर झुक गया। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। ठीक है, मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। वो क्या कह रहे हैं, लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आँखों से दिया। सजल मतलब नम आँखों से, ठीक है, नमी वाली, सजल आँखें, नमी वाली आँखें। नम आँखों से मतलब आँखों को झुकाते हुए और आँखों में एक शर्म दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनको ये सब कहने का मतलब, उनको आपको ये सब कहने का पूर्ण अधिकार है। आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कन को उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। वो क्या कह रहे हैं, भाई साहब गले लगाते हुए क्या कहते हैं लेखक से कि पतंग उड़ाने का, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं कर रहा, पतंग उड़ाने का मन तो उनका भी करता है, लेकिन अगर वे ही सही रास्ते से भटक जाएंगे, वो क्या कह रहे हैं कि मैं ही अगर सही रास्ते से भटक गया तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, तुम्हारी रक्षा करेगा कौन। बड़ा भाई होने के नाते यह तो मेरा कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी, उसकी डोर कटी हुई थी। ठीक है, ये आप लास्ट पैराग्राफ देख रहे होंगे कि जहाँ संयोग से शुरू हो रहा है, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ मेरे ऊपर से गुजरा। वो क्या कह रहे हैं कि इत्तेफाक से उसी समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजर रही है। लेखक बता रहे हैं इस बात को कि मेरे ऊपर से एक कनकौआ मतलब कि कटी हुई पतंग गुजर रही है, उसकी डोर लटक रही थी, मतलब उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी,
लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा जा चला आता था। वो क्या कह रहे हैं कि लड़कों का जो एक झुंड था वो पीछे पीछे उसके दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहानी यहाँ समाप्त होती है पूरी भाई साहब की और लेखक की। लास्ट पैरे में उन्होंने समझाया है कि इत्तेफाक से उस समय कटी हुई पतंग मेरे ऊपर से गुजर रही थी। लेखक कह रहे हैं ये बात। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब तो मेरे लंबे ही थे। उन्होंने उछल मारी और उछल कर एक उस डोर को पकड़ लिया और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े। क्यों दौड़ रहे थे कि पीछे और भी बच्चे थे बहुत सारे, और जो हमारे लेखक थे वो बेचारे वो भी अब पीछे पीछे लेखक बड़े भाई साहब के दौड़ने लगे। यहाँ कहानी आपकी पूर्ण होती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप इसके प्रश्नों के उत्तर खुद भी दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको PDF आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आप उसमें से प्रश्नों के उत्तर पहले तो कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर को खुद ही समझें कि इन प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, और उसके बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तरों को लिखें और लिखने के पश्चात मुझे दिखा सकते हैं। धन्यवाद।